वेलकम बैक। तो आप सभी को स्वागत है चैनल पे। चलिए कोई नहीं, सभी लोग जी ज्वाइन कर लिए हैं। तो उम्मीद है आज का पोर्शन क्लासेज में थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा। ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लंबा क्लासेज हो गई। थ्योरी तो थोड़ा सा ही पढ़े हैं, तो उम्मीद करते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो वीडियो आपको स्पेशल पेमेंट करके एमसीक्यू करवा रहे हैं, वो यूट्यूब पे डालते हैं तो कैसा फील होता है। एक बार कमेंट करके बताइए। फ्री में जब यूट्यूब पे डालते हैं तो आप लोग को कैसा फील होता है। जो बीएसटी पे इतना पड़े हुए हैं, तब तो यूट्यूब पे डालते होंगे तब तो और गुस्सा होते होंगे आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट। हाँ, गुस्सा आता है ना। अच्छा चलिए, बहुत गुस्सा आता होगा। हाँ, पेमेंट के बाद क्या कि फ्री में बहुत सारे स्टूडेंट कर लेते हैं ना। सही पकड़े हैं सर, हमें पता है ना कि जब बीएसटी को लेके इतना इशू है कि सर बीएसटी वाले को ज्यादा समय दे रहे हैं, तो वो भी तो पेमेंट कर रखे हैं। बाकी तो फ्री में जो यूट्यूब पे डालते होंगे, आप ही की क्लास उनको भी प्रोवाइड हो रही है बिना पेमेंट का। तब तो ठीक है, सही पकड़े हैं। रिवीजन हो जाता। अच्छा अच्छा, ठीक है। दो टाइम नहीं देखते होंगे। अब कोई स्टूडेंट है परवीन जी, देख लेते हैं तो अच्छी बातें हैं। बट हमें पता है कि 90% का स्टूडेंट को गुस्सा आता होगा। कोई नहीं, उनके पास 2-3 दिन डिले पहुंचता है ना। चलिए सर, हम लोग का यूट्यूब पे तो नहीं होता, समय नहीं है ना। अगर इतना समय रहता तो स्पेशल वहां पे भी ले लेते ना। समय रहता तो आप लोग कहाँ नहीं समझते हैं। और ज्यादा कितना पढ़ेगा एक ही सब्जेक्ट को। एक ही सब्जेक्ट पे 6 घंटा दीजिएगा जी। बाकी और सब्जेक्ट कैसे होगा। बीएसटी के बीएसटी एक ही क्लास होता है। चलिए डॉली जी, बीएसटी के स्टूडेंट लगता है क्या। या देखें, हाँ एक ही क्लास होगा ना। 1.5 घंटे क्लासेस बहुत हो जाती है ऑनलाइन। यानी आपको पहले देखिए, सिंपल तो सारा चीज आपको लिखा हुआ रहता है, सिर्फ उसको समझाना है। बोर्ड पे से पढ़ना था तो पहले लिखना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा कंटेंट में एक दिन समाप्त हो जाएगा। 2 घंटा इतना में थोड़े। चलिए आगे देखते हैं, वो सब रन लेते हैं। अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू पे आते हैं। बाकी तो वाद विवाद चलते रहेगा, जिंदगी है तो ये सब होते रहेगा। ठीक है। हाँ खुशबू जी, एमसीक्यू पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आने वाला है, और बताइएगा। बताना है आपको। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2015 को एक्स ने बाई पे 3 माह का बिल लिखा। 20,000 रुपया का लिखा था। बिल बैंकर से 10,000 रुपये शुल्क पे बट्टा करा लिया गया। भुगतान तिथि पर वापस बिल अनादृत हो गया। और एक्स बही में जो अनावरण है तो बैंक खाता क्रेडिट होगा। जो बैंक की खाता होगा उसमें कितना क्रेडिट होगा वो आपको बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन को समझेंगे। एक एक व्यक्ति थे जिन्होंने बाई पे एक बिल लिखा, बिल पेबल वाला अमाउंट है, और 20,000 रुपये का बिल लिखा गया है। और एक जो जिनके पास बिल था वो क्या कर दिया, बैंक के यहाँ चले गए। ठीक है, बैंक के यहाँ से 100 रुपया शुल्क के साथ डिस्काउंट करवा लिए हैं, बटा करवा लिए। भुगतान तिथि पे क्या है, बैंक से 100 रुपये शुल्क के साथ बटा करा दिया गया। भुगतान तिथि पे वापसी बिल अनावृत हो जाता है। तो एक्स की बही में जो अनावृत होता हेतु अनावरण हेतु जो बैंक खाता क्रेडिट कितना से किया जाएगा। तो बैंक को खाता जब डेट आ जाएगा तो कितना से किया जाएगा वो आपको बताना है। ए ऑप्शंस। एक्स की बही में अनावरण हेतु बैंक खाता क्रेडिट किया जाएगा। एक्स का बुक है और बैंक खाता कितना से क्रेडिट होगा नॉर्मली। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, ज्योति मिश्रा जी का 20,000 है। देखिए यहाँ पे सिंपल, बैंक को सेंड करे। ठीक है, बैंक को ये डिस्काउंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। तो भेजेंगे बिल को, क्या कहते हैं हम लोग, भेजेंगे बिल को अपने को। तो कैश अपने पास
बिल सेंड करते हैं, बिल पेबल था वो बैंक को रिसीव करने वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो बिल पेबल होता है। जिस दिन आपने क्या किया इसको 10% के 100 रुपया, सॉरी यहाँ पे जो है वो 100 रुपया पे डिस्काउंट करवा रहा है। सिंपल, इसको फिर से देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। सिंपल ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन आपने बिल लिया उसी दिन क्या किया, बैंक को बटा करवा लिए। तो बैंक से हमें मिला 1990 और डिस्काउंट देंगे 100 रुपया और 2 में लिख देंगे बैंक को हमने 2000 का चेक बिल सेंड डिजॉनर करवा लिए इस दिन, ठीक है। तो अब नॉर्मली बोला जा रहा है ये तो अपने को प्राप्त हुआ, लेकिन जो बैंक खाता में क्रेडिट होगा वो कितना होगा, वो 20,000 से हो जाएगा। क्रेडिट कितना से हो जाएगा, 20,000 से हो जाएगा। जब देखिए भुगतान तिथि पे जो बिल था वो आपको क्या हो गया, अनादरित हो गया। जिस दिन भुगतान होना था उस दिन आपको क्या हो गया, अनादरित हो गया, यानी वापसी बिल अनादरित हो गया। जो भी बिल था वो वापसी अनादरित हो गया। तब जितना अमाउंट कितना से था, 20,000 से था, तो उसकी जो बैंक खाता जो है वो 20,000 से ही हम लोग क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, 20,000 से एक्स की बुक में 20,000 से क्रेडिट करते हैं। चलिए आगे देखें। तो यहाँ पूछा था कि क्रेडिट कितना बैंक खाता में करेंगे, वो 20,000 से करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे देखते हैं। नॉर्मली 100 रुपए डिस्काउंट दिया ना, और डिस्काउंट यानी कैश अपने को मिला कितना, 1990। 100 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट खाता था ए भी डेबिट, कैश अपने को मिला ए भी डेबिट, और 2 बैंक को दे रहे थे। बैंक वाले कॉलम में अपने को आ जाएगा, डिजोनर्स भी होगा, तो सेम जो बैंक कॉलम में है उतने से हम लोग क्रेडिट करते हैं, डेबिट कर लेंगे वहां पे भी। आगे आ जाए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है। एक वर्तमान यंत्र, क्या है क्वेश्चन आपको सेकंड है, एक वर्तमान यंत्र की दक्षता में वृद्धि हेतु किया गया व्यय क्या होगा। कोई भी वर्तमान यंत्र आपके है और उसकी जो क्षमता है, दक्षता पड़ गया, क्षमता में वृद्धि होगा, यानी कैपेसिटी में वृद्धि होता है, तो आपका मैंने बता रखा कि पूंजीगत व्यय होगा। क्योंकि क्षमता जब बढ़ा तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिटर्निंग वो देगा। क्षमता यदि 10 यूनिट अभी कैपेसिटी था, अब 20 यूनिट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको उत्पादन होगा ना। कोई भी मशीनरी यंत्र का मतलब कोई मशीनरी है तो उसमें कैपेसिटी बढ़ा, यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देगा। तो उस तरह का जो एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं, व्यय करते हैं, उसको पूंजीगत व्यय करते हैं। क्लियर है सभी को, खुशबू जी, प्रीति जी और सुमन कुमारी। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लियर है। चलिए आगे देख ले, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस, और सिनेमा हॉल वाला जो कैपेसिटी वाला क्वेश्चंस है वो भी कैपिटल ही होता है, सेम ही होता है ना, कैपेसिटी आपको बढ़ रहा है। अब बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़िएगा। ह्रास का प्रावधान करने का उद्देश्य होता है। अब किस लिए ह्रास का प्रावधान करते हैं, अस्थायी संपत्ति के पुस्तक मूल्य को उनके बाजार मूल्य के स्तर तक प्रत्येक वर्ष कम करना, या आयकर या संपत्ति कर बचाना, अस्थायी संपत्तियों को जितना जल्दी संभव हो शून्य मूल्य तक कम करना, और अस्थायी संपत्तियों की लागत को उनके कार्यशील जीवन काल तक आवंटित करना। तो नॉर्मली ध्यान से देखिएगा, तो ह्रास हम लोग लगाते थे कि जीवन काल तक, कार्यशील जीवन काल पर आवंटित करना, यानी स्थायी लागत को हम लोग उसकी जीवन काल पर आवंटित करते। 10 साल का था तो 10 साल में हम लोग भागा दे देते, यानी जीवन काल पे आवंटित ह्रास को करते, इसलिए इसका प्रावधान हम लोग करते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़े, सभी का डी ऑप्शन आगे आते हैं। कंपनी के चिट्ठे की संपत्ति को क्रमबद्ध किया जाता है। अब बताना है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट्स को क्रमबद्ध करते हैं, बाजार मूल्य, अस्थायी मूल्य, पुस्तकीय मूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कंपनी को जब बैलेंस शीट में लिखते हैं तो क्रमबद्ध किसके बेस पे लिखते हैं, बताइए। पुस्तकीय मूल्य कहाँ पढ़े हैं जी, अस्थायित्व के आधार पर ना, फिक्स एसेट्स, उसके बाद करेंट एसेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अस्थायित्व के आधार पर करते हैं। आगे करेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। एक कंपनी के वैधानिक अकेक्षण के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। अब कोई भी ऑडिटर्स है उसके वैधानिक अकेक्षण किसके द्वारा निर्धारित होते हैं वो आपको बताना है। पार्षद, अंतर नियम और
कंपनी 256 या कंपनी एवं अकेचर के मध्य समझौते के थ्रू। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो अब तो ये 1956 ही चलेगा और अपना कंपनी 2013 भी लागू हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कंपनी एक्ट के थ्रू जो ऑडिटर्स का कर्तव्य है वो निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है कि न्यूनतम आवेदन राशि क्षमता अंश के अंकित मूल्य का कितना होगा। सभी का राइट आंसर आना चाहिए इस बार। ए ऑप्शन 5% है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। और पूंजी बराबर होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसके बराबर होता है। अस्थायी संपत्ति प्लस चालू संपत्ति, नगद प्लस अवशेष और कुल संपत्ति माइनस बाद देनदारी। तो 7 का कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर प्रवीण जी का सी ऑप्शन आ गया है और सभी का सी ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब लेखांकन मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आपको क्या प्रदर्शित करता है वो बताना। सम्मिश्रण हेतु तो लेखांकन सरकारी के अंडर विनियोग और अदृश्य आपको बोले कि आपको कम से कम 20 याद होना चाहिए। नॉर्मली 30 तक आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सम्मिश्रण हेतु लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 आपको ये कहता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक कंपनी सचिव काम करता है कंपनी की आंखों का, कानों का, हाथों का, इनमें सब। यानी कंपनी का जो सचिव होता है वो किसके रूप में काम करता है वो जल्दी से। प्रवीण जी का डी ऑप्शन, प्रीति दास है, शिल्पा, सभी का डी ऑप्शन आ गया जो कि बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे। यदि शुद्ध लाभ 30,000 और गैर नौकरी व्यय आपको 10,000 तो संचालक फंड कितना होगा। नॉर्मली आपको यहाँ पे ये देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा गया वो इसको भाव को समझेंगे। एफ आ गया कहाँ से। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि 30,000 रुपए का नेट आपको प्रॉफिट बोला गया कि गैर रोकड़ जो ब्याज था आपको, जैसे एक्सपेंसेस सॉरी डिप्रिसिएशन कर लेते हैं तो कितना आपको गैर व्यय एक्सपेंसेस, तो संचालक फंड कितना होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो एक्चुअल आपको ये बताना था, नेट जब प्रॉफिट आप निकाले तो सब डिडक्ट हो रखा है, गैर जो रोकड़ एक्सपेंसेस वो डिडक्ट हो रखा है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि एक्चुअल प्रॉफिट आपको कितना है, शुद्ध लाभ जो है वो संचालक का एक्चुअल कितना है, कंपनी में जो एक्चुअल कितना बचेगा वो। जैसे शुद्ध लाभ 30,000 है तो पहले से तो गैर जो रोकड़ नेट प्रॉफिट जहां आपने देख लिया उसका मतलब से सारा चीज डिडक्ट हो रखा है टैक्स को छोड़ के, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे है कि गैर रोकड़ जैसे डिप्रिसिएशन अपना कि गैर कैश अपना नॉन कैश आइटम ये है तो इसका हमने इसमें डिडक्ट कर रखा, बट एक्चुअल जो संचालक फंड होगा कितना होगा वो बताना था। तो जो गैर जो कर रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं 10,000। तो नेट जो कंपनी में एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कितना का है 40,000 का, एक्चुअल कितना का है 40,000 का है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल पूछा है संचालक का जो फंड होगा वो कितना होगा वो बताना था। आगे देखते हैं, क्योंकि नॉन कैश यानी डिप्रिसिएशन के लिए हमने मशीन देखा तो पहले पेमेंट कर रखा था ना, वो तो आपको पता है। ए और बी समान साझेदार है, साझेदारी के विघटन के समय उनकी पूंजी कम से 30,000 40,000 है। ठीक है, समस्त संपत्तियों को बेचकर तथा दहेज का भुगतान करने के पश्चात जो है वो 60,000 रोकड़ शेष बचता है। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दिया गया कि ए बी पार्टनर्स है और 30,000 40,000 उनका पूंजी है और पेमेंट भुगतान हो गया, सभी का क्रेडिटर बेटा सबका दे देने के बाद जो अमाउंट बचा फार्म में वो 60,000 रुपया बचा। तो बताइए वसूली से लाभ होगा या हानि। नॉर्मली अभी तो इसमें प्रोसेस होगा ना कि पार्टनर्स को पेमेंट करना बच गया है, 60,000 रुपया हमारे पास कैश है, क्रेडिटर्स को दे दिया यानी आउटसाइडर को दे दिए। जो पार्टनर्स आपको ए और बी है इनको देना है, तो इनको कितना कितना देना था 30,000 प्लस 40,000, तो लगभग 70,000 इनको देना। हमारे पास कैश बचा कितना 60,000 का, तो 10,000 का क्या हो गया आपका हानि हो गया। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। और ज्यादा स्पीड में यदि आगे भी बढ़ जाए तो कमेंट करके बताइएगा कि शायद मिस हो गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इलाहाबाद की बात यहाँ पे हो रही है कि इलाहाबाद के राम ने न्यायालय में दिवालिया घोषित होने के बाद प्रस्तुत किया। उस समय 5 लिपि का एक माह का वेतन कितना था 2,000 रुपया, मतलब 5 लिपि का वेतन जो है एक माह का 2,000 रुपया है, ये आपको बताया गया दिवालिया होने पे। 10 मजदूर का वेतन कितना, ये देख लीजिए 5 लिपिकों का एक माह का वेतन 2,000 है,
एक का नहीं बोल रहा है, 2 गुना 5 मत कर लीजिएगा, बोल रहा है कि 5 लिपिक जो है क्लर्क है उसका 1 माह का वेतन 2000 है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिर आगे मजदूर 1 माह का 10 मजदूर का क्या 10 मजदूर का 1 माह का वेतन 1500 है। कितना ये बताएगा कि 10 मजदूर को 1 महीना में 1500 पेमेंट करते हैं। 5 से हम लोग को लेना देना। किराया आपको कितना 500 रुपया है। आय भी है आपको 1200 रुपया दिया हुआ है। क्या है जो ब्याज है वो आपको 1200 रुपया है और 1 माह का किराया आपको 1000 रुपया दे था। तो पूर्वाधिकारी जो पूर्वाधिकारी लेनदार की राशि कितना होगा, मतलब आपको बताना है कि जो लेनदारी है उसका कितना अमाउंट है वो आपको बताना है। तो नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं कि जो भी लेनदार है वो आउटसाइडर्स ही है, कंपनी का तो है नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, 5 मजदूर का पेमेंट बाकी था, 5 कलर का, 10 मजदूर का किराया बाकी है, कोई एक्सपेंसेस जो रखा वो बाकी है और अपने को सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो जितना एक्सपेंस है उसको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ लीजिएगा तो आता है 6200। 5 और 2 12 और 4 और 2 6 6200 आता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। समझ में क्वेश्चन में कुछ नहीं था बट लंबा चौड़ा करके रखा हुआ है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है और बताइएगा जल्दी से बताइए तो जरा इसका कितना आंसर होता है, कितना जल्दी बताते हैं। 5 सेकंड का क्वेश्चन है। जनवरी में संपत्ति दिया हुआ और 13,000 रुपया आपको दिया हुआ है लाइबिलिटी, कैपिटल लास्ट में दिया हुआ था और बस के आराम में आरन आपको 4,000 रुपया दिया हुआ, कैपिटल जो लास्ट में दिया हुआ था। आपको पूछा गया कि स्टार्टिंग में पूंजी कितना था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किन्हीं का कमेंट नहीं है तो नॉर्मली आपको पता है ना, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग एसेट दिया हुआ था 30,000 माइनस ओपनिंग लायबिलिटी आपको दिया हुआ था, इनका आया खुशबू झा जी का आया बी ऑप्शन, वो भी गलत हो गया ना। तो कितना आ गया 17,000, कैपिटल कितना 17,000। ये सब देख के कंफ्यूजन हो रहा होगा ना। तो नॉर्मली अपने को बताना है क्या 1 जनवरी को, यानी इस दिन को बताना था। तो हमें पता है कि जिस दिन का अपने पास एसेट्स और लायबिलिटी दिया हुआ तो दोनों को घटा देंगे तो कैपिटल निकल जाएगा ना। हाँ ये सब डेट वेट नहीं दिया हुआ था तो इधर से अपने को ऐड करके करना वो अलग मैटर था, लेकिन अपने को सिंपल दिया हुआ क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी बताते हैं कि देख के ही आपको लगता है अच्छा गड़बड़ आ जाएगा। क्लियर है। एसेट्स का जो फॉर्मूला कैपिटल का आपको पता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो एसेट्स 1 तारीख का और 1 तारीख का लायबिलिटी, इस दोनों घटाएंगे तो क्या रहेगा 1 तारीख का अपना कैपिटल आ जाएगा। पूछा भी है 1 तारीख का कैपिटल। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जब तक अलिखित ना हो जाए, क्या है, जब तक अपलिखित ना हो जाए ऋण पात्रों के निर्गमन पर हुई हानि को दर्शाया जाएगा। यानी जो भी डिवेंचर्स था उसको हम लोग इशू किए थे, क्या थे, और वो हानि पे इशू किए हैं। क्या ऋण पत्र पे निर्गमित हुई हानि को दर्शाए हम लोग कहाँ वो बताना है। और उसको अब तक हम लोग रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं तो उसको कहाँ दिखाएंगे वो आपको बताना। स्थिति विवरण के साइड, लाभ हानि खाते डेबिट साइड, ऋण पत्र को रकम साइड के घटाकर या स्थिति विवरण के देय पक्ष में। तो ए परवीन जी का राइट आंसर आ गया। चलिए राइट निकल गया, सही बात है। ये हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग मिसलेनियस के हेड में दिखाएंगे। सभी का राइट आंसर पुष्पा सुरभि खुशबू जी का ए ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि यदि भूमि व संपत्तियों का लेखा उसको बाजार मूल्य पे किया गया, ठीक है, बाजार मूल्य पे हमने एंट्री कर दी है, कोई भी संपत्ति लिए तो उसकी 1 मद का बिक्री लाभ को लाभ हानि में क्रेडिट किया गया, तो इससे लेखांकन की किस सिद्धांत का अवहेलना होता है ये आपको बताना है। नॉर्मली बताना था कि कोई भी संपत्ति था उसको हम लोग लिख दिए किस पे, मार्केट प्राइस पे। बताइए बी ऑप्शन कैसे आ गया जी, अर्जन सिद्धांत कुछ ही लागत सिद्धांत में ना कि जो भी प्राइस लिखे हम लोग वो कॉस्ट पे लिखते हैं ना। अच्छा ए ऑप्शन फीस सब दे दिए। चलिए ठीक है आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे हम लोग। इधर देखिए, भारत में लेखांकन मानकों का निर्धारण इनके द्वारा किया जाता है। हिंदी में होने से गलती होता है, अगर हिंदी में होने से गलती होता है चलिए कोई नहीं, देखते हैं ना। भारत में लेखांकन मानकों का निर्धारण होता है, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्धारण किनके द्वारा की जाती है, तो सभी का राइट आंसर है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और बताना है कि लेखा अवधि के व्ययों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट के आधार पे होता है। लेखांकन कंसेप्ट, आपको मिलान कंसेप्ट, लागत कंसेप्ट, मुद्रा मापन कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट, आपको कॉस्ट कंसेप्ट और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो आपको बताना है कि अवधि का जो था वो अवधि में, हाँ मिलान कंसेप्ट क्या जिनका भी आया उनका सही है। अब किनका आया, प्रवीण जी का राइट आ गया। कौन सा कंसेप्ट है, मिलान कंसेप्ट में ना कि जिस अवधि का एक्सपेंसेस है उसी अवधि में लिखते हैं, ये वे में नहीं जाएगा। लेखांकन अवधि तो ये कहता है कि 12 महीने का आपका अकाउंटिंग होगा, ठीक है। कॉस्ट वाला तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी चीज को यदि परचेज कहते हैं तो उसकी कॉस्ट पे लिखते हैं। मुद्रा मापन आपको ये कहता है कि किसी भी चीज को हम लोग लेखा करेंगे तो उसको मुद्रा में वैल्यू होनी चाहिए, मुद्रा में माप सके, ठीक है। तो जो मिलान कंसेप्ट है वो आपको कहता है कि जिस साल का एक्सपेंसेस है उसी में लिखते हैं। पुजारी का बी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग। अस्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन का समान स्वकीय आधार है, वो आपको बताना। प्रतिस्थापन लागत, शुद्ध प्राप्त मूल्य, ह्रास की घटाकर ऐतिहासिक लागत और लागत या बाजार मूल्य दोनों। तो बताना अस्थायी संपत्ति के मूल्यांकन का समान स्वीकृति आधार क्या होता है। मूल्यांकन करते हैं हम लोग किस पे, यदि हम लोग संपत्ति को मूल्यांकन करना है तो किसकी कंसेप्ट को लेंगे, रिटर्न की वैल्यू नहीं है ना, वैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है। 5 साल बाद यदि हम लोग एसेट्स को मूल्यांकन करना है तो कौन से पे जाएंगे बताइए, कि 5 साल बाद हमें ये पता करना है कि संपत्ति कौन क्या वैल्यू है, मूल्यांकन उसको करनी है, तो हम लोग किस पे आएंगे, प्रवीण जी ने समझ लिए, सी ऑप्शन आ जाएगा। ह्रास ह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पे, क्या जो भी अमाउंट है वो डिप्रिसिएशन घटा के ना हम लोग मूल्यांकन करेंगे, एंट्री थोड़े ना पूछ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, बोनस अंश से आशय उन अंशों से होता है जो निर्गमित किया जाता है। मतलब बोनस अंश हम लोग किसे देते हैं वो आपको बताना है, कर्मचारी को, वर्तमान अंशधारी को, और लाभांश के बदले पूर्वाधिकार अंशधारी को, ब्याज के स्थान पर ऋण पत्रधारी को। तो जल्दी से इसका कमेंट करिएगा, बोनस अंश किसे इशू करते हैं वो आपको बताना है। सभी का इसमें तो राइट आंसर की उम्मीद है और सभी का राइट। शिल्पा जी ध्यान दीजिए ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसी को बोनस दिया जाता है, बी ऑप्शन सभी का सही है। 20 नंबर बता रहे हैं, वसूली खाता होता है व्यक्तिगत, नामत, वास्तविक और रियल अकाउंट। वसूली करना मतलब इनकम को लाना है और पेमेंट को पेमेंट करना है, तो समझ गए होंगे। नामत खाता सभी का राइट आंसर आ गया, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं 21 देखते हैं। निर्गमित अंशों पे कटौती खाता जब तक अपलिखित नहीं हो जाता दिखाया जाता है। चलिए बताना है आपको कि निर्गमित अंशों का कटौती जो खाता है जब तक अपलिखित नहीं हो जाता दिखाया जाता है आपको। सेम क्वेश्चन पीछे वाला ध्यान से देखिएगा तो वो आपको इसमें आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आ गया, आर्थिक चिट्ठे के विविध व्ययों में सभी का राइट आंसर आ गया। लिखने का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा भिन्न था इसमें, लेकिन वही है कि इशू ऑफ शेयर्स को जब हम लोग डिस्काउंट पे चुके तो उसको हम लोग जब तक अप्लीकेट नहीं करते हैं तो कहाँ पे दिखाते हैं वो आपको बताया गया। एक निजी कंपनी की वैधानिक जो आकांक्षण होंगे, ऑडिटर्स होंगे, उनकी रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत की जाएगी वो आपको बताना है। तो डी ऑप्शन आ गया है सुरभि जी का। समान सभा में अंशधारियों के सामने जो वैधानिक ऑब्जेक्शन होंगे वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। डॉली जी, ज्योति मिश्रा, परवीन जी सभी का डी ऑप्शन। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23। हमको भूख लग गया, पेट दर्द कर रहा है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। 30 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप करके छोड़ देते हैं आपको। कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संचालन नहीं कर सकता। नॉर्मली जो संचालक है वो कोई व्यक्ति एक समय में कितना संचालक बन सकते हैं, एक से अधिक कंपनी में, 7 कंपनी में, 10 कंपनी में या 20 कंपनियों का।
20 कंपनी से अधिक का संचालक नहीं कर सकते। यदि 20 से अधिक होगा, आज ज्यादा बोलना पड़ा, नहीं वो सब मैटर नहीं है ना, नाश्ता भी नहीं किए थे ना ड्यूटी के आने के बाद। आप लोग को लगता है कि बहुत आसान काम है ठीक है ना, दिन भर लगे रहते हैं मॉर्निंग से 5 बजे से उठ के और 12 बजे तक काफी का काम चलता है, अपना तो कुछ होता ही नहीं है अब रहने दे, नहीं कर लेते ना, 25 कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 20 से अधिक, यदि आपको 2 मंथ के अंदर 20 से अधिक आपने नहीं हटाया तो आपको, मैंने 2 मंथ के अंदर जो है 2 माह में आपको वो जो भी और 20 से अधिक था उसको हम लोग को त्याग देना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। नहीं, कुछ लोग कमेंट करते हैं 2 घंटा पढ़ाइए, उनको भी समझना चाहिए ना, ज्यादा लंबा से थोड़े ना होता है। अब रहने दीजिए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है वो बताना है। बाजार मूल्य, लागत मूल्य, बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी अधिक होगा, बाजार मूल्य, लागत मूल्य जो भी कम होगा। तो सबसे पहले सुरभि जी का, उसके बाद जूही परवीन जी का डी ऑप्शन आया। कौन सा है? डी ऑप्शन आ गया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि बिक्री नगद बिक्री 40,000, उधार बिक्री 80,000, देनदारी 20,000, तो औसत वसूली अवधि क्या होगा। और वर्ष में जो अवधि आपको 360 दिन का लेना है वो आपको बताया गया। तो एवरेज पीरियड आपको क्या होगा वो आपको बताना है। एवरेज जो करेक्शन पीरियड होगा वो आपको बताना था। एवरेज करेक्शन पीरियड आपको बताना है, यहाँ पे वसूली अवधि, औसत वसूली अवधि क्या होगा वो आपको बताना है। तो डेटा से संबंधित है तो डेटर को ऊपर रखेंगे, कलेक्शन किससे करेंगे? डेटर से करेंगे ना। और डेटर कब क्रिएट होता है? वो क्रेडिट सेल पे, क्या क्रेडिट सेल पे, तो जितना भी क्रेडिट सेल होगा वो और इंटू 360 करते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, औसत वसूली यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड अपने को निकालना है तो कलेक्शन किससे कहते हैं? डेटर से कहते हैं, डेटर के ऊपर। और डेटर कब आएगा? जब हम लोग क्रेडिट में सेल करेंगे। और 90, क्या 90 दिन आ गया। तो डेटर्स का दाम आपको पता था कि 20,000, देनदार कितना है? 20,000 है। और उधार बिक्री आपको दिया हुआ है 80,000 और 360 4 गुना 90। ठीक है, 90 सभी का कमेंट आ गया, ज्योति मिश्रा, डॉली जी सबका। तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा प्रीति जी। अति पूंजीकरण का निवारण किया जाता है। अब पूंजी आपको अति हो गया है, अधिक हो गया है, तो उसका निवारण हम लोग कैसे करेंगे वो बताना है। ऋण पत्रों को ब्याज दर में वृद्धि करके, ऋण पत्रों को शोधन करके, अधिक लाभांश निर्गमित करके, या अंश की संख्या में वृद्धि करके। तो बी ऑप्शन आ गया, ऋण पत्रों को शोधन करके। मतलब क्या होगा कि जो भी ऋण पत्र है, डिवेंचर्स, उसको हम लोग रिडीम कर रहे हैं तो अपने पास पैसा कमेगा ही। ठीक है, वो ऋण पत्रों को रिडीम करके। 27 कर लेते हैं। जब साझेदार को ब्याज दिया जाता है तो इसकी गणना समानता की जाती है। नॉर्मली जो पार्टनर्स का हम लोग इंटरेस्ट देते हैं तब हम लोग गणना करते हैं वो आपको बताना है। ओपनिंग कैपिटल पे, क्लोजिंग कैपिटल पे, एवरेज कैपिटल पे, या पूंजी माइनस अंतिम पूंजी माइनस आहरण पे। तो सभी का राइट आंसर आ गया ए ऑप्शन, जो कि आप लोगों ने अच्छे से कमेंट किया। मतलब जितने भी पीछे हमने पढ़ा रखा है वो भी समझ में आ गया, और अपने से भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छी तैयारी है। बट ध्यान रखिएगा हमेशा प्रैक्टिस में रहिएगा, जहां छोड़ दिए लूज गए तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदार के दिवालिया होने पे संचय कोष अथवा लाभ हानि कोष के शेष को सभी साझेदार में बांटा जाएगा। नॉर्मली अपने को यहाँ पे बताया कि इंसॉल्वेंट हो गए हैं, कोई रिजर्व है या आपको लाभ है, तो जो शेष भाग बचा हुआ है वो हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? बांटेंगे तो सभी साझेदार में ना, दिवालिया हो गया उसके बाद भी, बट किस रेशियो में बांटेंगे? लाभ विभाजन बराबर बराबर कहा बांटेंगे जी, बताइए। संचय कोष आज यदि हम दिवालिया हुए तो आज से पहले वाला रिजर्व है ना, अभी इस रिजर्व को बांटेंगे अपने प्रॉफिट रेशियो में, इक्वल का है बांट देंगे, बांटेंगे तो प्रॉफिट रेशियो में ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। यदि कारखाना का ऊपरी व्यय 70,000 है, जिसका 70% बिक्री के साथ परिवर्तन हो जाता है, तो इनमें से स्थिर भाग राशि क्या होगा? यानी स्थिर भाग राशि आपको पूछा गया, क्या अस्थायी व्यय आपको पूछा गया कि अस्थायी व्यय क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको बता देते हैं। अस्थायी व्यय इज इक्वल टू ऊपरी व्यय, यानी कारखाना के ऊपरी व्यय माइनस परिवर्तित
ऊपरी व्यय जो होता है, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था ऊपरी व्यय दिया हुआ है 70,000, कितना दिया हुआ था 70,000। परिवर्तित व्यय हमें नहीं है, बट हमें पता है कि बिक्री का 70% परिवर्तित होता है। जो ऊपरी व्यय 70% है, इसका कितना प्रतिशत 70% निकालते हैं तो वो ऊपरी परिवर्तित ऊपरी व्यय निकाल के आता है, मतलब 49,000। क्या है 49, यहाँ पे 49,000 पुट कर लेंगे। तो आप डिडक्ट करके कितना अमाउंट आ जाएगा, एक यानी 21,000। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन है। क्लियर है? हाँ, अच्छा सब लोग का सी ऑप्शन आ गया है। पढ़ लिए हैं क्या जी इसका सेशन? याद है आप लोगों को? चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। कंपनी के सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन के लिए किस प्रस्ताव की आवश्यकता होती है? नॉर्मली बताना है, कंपनी को समाप्त करना है तो ऐच्छिक समापन के लिए हम लोग को विशेष सूचना पारित की जाती है। सी ऑप्शन सभी का, बी ऑप्शन दे रहे हैं। विशेष सूचना द्वारा पारित होगा ना ऐच्छिक संगठन का, यदि समाप्ति आपको करना है तो विशेष सूचना देना पड़ेगा। क्लियर? चलिए सी ऑप्शन सभी का। उसके बाद 31, एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता अंशों पे, प्रार्थना प्रसादी पद्धति पे, और आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, या अंश खो गए पे। नॉर्मली अंश पद आपको कहते हैं कि जब शेयर आप परचेज करते हैं ना तो उसके एवज में एक प्रमाण पत्र देता है, उसी को हम लोग रहने दीजिए चाहे पूजा कुमारी जी, नहीं कोई लोग कहते रहते हैं 2 घंटा पढ़ाइए, बहुत तंग करते रहते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक कंपनी द्वारा यदि अधिपत्र का मतलब है कि शेयर्स जब आप परचेज किए थे तो उस पे एक लेटर दिया जाता है, तो यह लेटर आपको जब फुली पेड कर देंगे ना तब दी जाएगी, यानी पूर्ण पदार्थ, जब अंशों का पूर्ण पदार्थ आप पाते हैं तब दिया जाएगा। भूख भी तो लगी। ऐसा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। और ऐसे भी नॉर्मली समय से उतना ही पढ़ना चाहिए ना कि जितना सहन कर सके। हम जानते हैं आप लोग को सभी सब ठीक है, आप लोग कैप्चर कर सकते हैं, बट कोई नहीं, इतना सफिशियंट रहेगा, 1.5 घंटा तो काफी हो जाएगा। टेक केयर सर, बाय बाय। आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी आपकी क्लासेस कंटिन्यू है तो क्लासेस में आ सकते हैं और समय से आइएगा। कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से कि ऑन टाइम ही अब रहे, 2-4 मिनट भी लेट करने की संभावना ना रहेगा। ठीक है, टेक केयर सर, बाय बाय।